वेलकम बैक टू दोस्तों परमार एसएससी। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के लिए जो सीरीज़ हमने शुरू की हुई है और 2 मंथ में हमने जो है वो दिल्ली पुलिस को एग्ज़ाम को जो है क्रैक करने का जो हमने प्लान बनाया हुआ है, तो उसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी। तो इससे पहले दोस्तों जो है लगभग 4 से 5 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप जाकर उनको अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें आपके जो सारे पॉइंट, ठीक है जी, एग्जाम के हिसाब से सारे पॉइंट जो कि आपके क्लियर किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए रहेगी। ठीक है जी दोस्तों, दिल्ली पुलिस में जहाँ से भी आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, उन सभी जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत के संविधान के भाग 4 में, ठीक है दोस्तों, भाग 4 में आपको जो है डीपीएसपी दिए गए हैं। और डीपीएसपी कहाँ तक है, ये आपका है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है जी, 51 तक क्या है आपके डीपीएसपी। और जो डीपीएसपी की उत्पत्ति का जो पता हमें कहाँ से चलता है, यानी कि डीपीएसपी बने कैसे, तो ये जो हमें कराची प्रस्ताव से जो है पता चलता है। उसके बाद है कि डीपीएसपी क्या थे। तो डीपीएसपी जो है 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम था, उसमें ये क्या थे, उल्लेखित थे। उल्लेखित मतलब उसमें लिखे हुए थे। इसमें क्या था कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से जो मिलता जुलता रूप है, यानी कि जो डीपीएसपी क्या है, ये इससे मिलता जुलता रूप है। और ये क्या है, ये प्रकृति में क्या थे, गैर न्याय संगत थे। गैर न्याय संगत का मतलब होता है कि कानून के द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, यानी कि कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। इनको कानून के द्वारा लागू नहीं है मतलब का क्या है कि कोई भी स्टेट है वो अपनी स्थिति के हिसाब से जो है इनको लागू कर सकता है। तो ये लाइन आप आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अनुच्छेद है आपका 36, ठीक है जी, जो कि बताता है राज्य को परिभाषित करता है। राज्य को परिभाषित करना यानी कि राज्य क्या होता है, ठीक है जी, उसके बारे में बताता है। उसके बाद आर्टिकल 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी में जो भी निहित प्रावधान है, यानी कि डीपीएस में जो भी आपको डीपीएसपी दिए गए हैं, तो वे सभी क्या हैं कि न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे। यानी कि इनको लागू करना नहीं करना, ये जो है वो न्यायालय के द्वारा, यानी कि न्यायालय इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है जी, लेकिन कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी कि इसमें कहा गया है कि कोई भी राज्य यदि कोई कानून बनाता है, ठीक है जी, तो उस राज्य को उन कानूनों में इन डीपीएसपी को शामिल करना होगा। ठीक है जी, अब जो स्टेट है वो अपने हिसाब से इनको जो है वो लागू कर सकता है, अपने हिसाब से इनमें जो चेंज कर सकता है जैसे भी उस राज्य की स्थिति होगी, क्योंकि सभी राज्यों की जो स्थिति है दोस्तों वो अलग अलग है। ठीक है जी, तो अब क्या करते हैं कि जो डीपीएसपी है, जो डीपीएसपी जो सिद्धांत है, उनका जो वर्गीकरण है, उनको जो है वो बांटा गया है। ठीक है जी, यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो वर्गीकरण है, उनको वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर जो उनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है जी, और ये जो निम्नलिखित आधारों पर जो है किए जाते हैं, यानी उनका वर्गीकरण जो कर दिया, लेकिन वो कैसे किए गए, तो वो है आपका समाजवादी सिद्धांतों पर। नंबर 2 है आपका गांधीवादी सिद्धांत, और नंबर 3 है आपका उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांत। तो डीपीएसपी को जो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 गांधीवादी, नंबर 3 उदारवादी या फिर बौद्धिक सिद्धांत। तो एक एक करके इन सब की बात करते हैं। ठीक है जी, तो जैसे कि पहला आता है आपका समाजवादी। ठीक है जी, क्या है, समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। ठीक है जी, उसके बाद जो पहला इसमें आर्टिकल आता है वो है आपका आर्टिकल 38 बताता है कि जो राज्य है उसको क्या करना है, उसको आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। ठीक है जी, कम करके क्या करना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। यानी कि राज्य क्या करेगा, अपने स्टेट की स्थिति देखेगा, उसकी आय देखेगा, सुविधाएं देखेगा, अवसर देखेगा, तो उसके हिसाब से जो क्या करेगा, उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है सुनिश्चित करेगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ क्या हो, न्याय हो, अन्याय ना हो।
ठीक है। इसके बाद है आपका अनुच्छेद 39। ठीक है जी। अब 39 में आपको जो है सब पार्ट देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 39 से, क्योंकि इसके पार्ट हैं दोस्तों, सब पार्ट आगे। जैसे कि 39A में क्या कहा गया है, आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए। कौन? राज्य। ठीक है। उसके बाद है 39B, जिसमें कहा गया कि बौद्धिक साधनों का समान वितरण, यानी कि जो भी संसाधन है वो सभी में समान रूप से वितरित हो, ये ना हो कि एक ही व्यक्ति अमीर बनी जा रहा हो। ठीक है ना। और 39C में है कि धन की एकाग्रता पर रोकथाम। धन की एकाग्रता मतलब कि क्या है कि धन जो पैसा है वो एक व्यक्ति के हाथों में इकट्ठा ना हो। ठीक है जी। उसको क्या करा जाए, सब में एक समान बांटा जाए। उसके बाद है 39D, जिसमें कहा गया है आपका समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि क्या है कि ऐसा ना हो कि महिला और पुरुष को पैसे कम दिए जाएं। ठीक है जी। यानी कि जैसा काम वैसे पैसे, और सभी को क्या करना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। ये नहीं कि ये महिला है तो उसको पैसे कम मिलेंगे, ये पुरुष है उसको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद है 39E, यानी कि दुर्व्यवहार के विरुद्ध श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य का संरक्षण करना। ठीक है जी। उसके बाद है 39F। एफ कहता है कि बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के अवसर को सुनिश्चित करना, यानी कि जो भी उसके राज्य में बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए क्या करे सरकार, अवसर सुनिश्चित करे, यानी कि उनको क्या करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा खाना पीना दे। ठीक है जी। उसके बाद है 39A है, इसमें बड़ा ए है दोस्तों। ठीक है, याद रखना बड़ा ए का मतलब, यानी कि जहां भी आपको ये दिखेगा ना 39 बड़ा ए दिखेगा, यानी कि उसको जो है किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। तो 39A में है आपका कि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 41। ये कहता है कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करना। ठीक है जी। उसके बाद आपका अनुच्छेद 42 यानी कि काम की उचित और मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करना। मानवीय स्थिति मतलब कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और अगर वो कहीं पर काम करती है तो उसको क्या करे कि उसको जो है वो सरकार ने क्या करे, उसको जो है अवकाश देने का प्रावधान किया हुआ है ना, तो वो इसी के अंडर आता है, अनुच्छेद 42 के। उसके बाद है अनुच्छेद 43, यानी कि सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करना। 43 में कहा गया है कि श्रमिकों को अपने जीवन जीने के लिए जो उसको योग्य वेतन तो मिले कि वो अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है ना। उसके बाद है अनुच्छेद 43A, इसमें कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 47, जिसमें कहा गया है लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। यानी कि राज्य का ये कार्य है कि वो लोगों के पोषण स्तर को ऊपर उठाए, यानी कि क्या है, उनको अच्छी खाने की चीज़ें प्रोवाइड कराए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे। ठीक है जी। उसके बाद आपके समाजवादी सिद्धांत आपका पूरा हो गया। आप पढ़ेंगे हम गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित DPSP। ठीक है जी। तो सबसे पहले आता है आपका इसमें अनुच्छेद 40, जो कि बताता है ग्राम पंचायतों का गठन, यानी कि पंचायतें कैसे बनेंगी, उसमें क्या क्या होगा, उसका चुनाव कैसे होगा, यह सभी आपका अनुच्छेद 40 में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 43, इसमें कहा गया आपका कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। उसके बाद है अनुच्छेद 43B, यानी कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ठीक, जिसको क्या है 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। किसको? 43B। मैंने आपको पहले कहा था ना कि जो भी आपको लास्ट में बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी दिखेगा तो वो जो है किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 46,
इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और जो अन्य कमजोर वर्ग हैं तो उन जैसे कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ठीक है जी, यानी कि जो भी एससी एसटी हैं या जो कमजोर पिछड़े वर्ग हैं उनको क्या है, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। उसके बाद है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 है कि नशीले पेय पदार्थों या फिर नशीली दवाओं के सेवन पर रोक लगाना। तो ये थे गांधीवादी सिद्धांत। उसके बाद है आपका उदारवादी या फिर बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। तो इसमें आपके आते हैं अनुच्छेद 44 यानी कि समान नागरिक संहिता। ठीक है जी, समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है कि सभी को एक ही नागरिकता मिलेगी। कौन सी? इंडिया के हैं तो इंडियन। ठीक है जी। उसके बाद है अनुच्छेद 45। इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए क्या करना है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, जैसे कि आंगनबाड़ियाँ खुली हों, ठीक है ना, तो वो सब। उसके बाद है अनुच्छेद 48 यानी कि कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। ठीक है, 48 में आता है आपका कृषि और पशुपालन। उसके बाद है आपका 48A। ठीक है जी, अनुच्छेद 48A यानी कि पर्यावरण की रक्षा करना और क्या, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना। 48 में कहा था कृषि और पशुपालन, 48A में है आपका पर्यावरण की रक्षा, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना। उसके बाद है अनुच्छेद 49 जिसमें आपका राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करना, यानी कि जो भी आपकी पुरानी चीज़ें हैं जैसे कि ताजमहल, लाल किला, इनकी क्या करना, रक्षा करना। उसके बाद है अनुच्छेद 50 जिसमें कहा गया न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक होना। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 51 जिसमें कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, यानी कि एक दूसरे देश से क्या है, लड़ाई मत करना, शांति बनाए रखना। उसके बाद करते हैं दोस्तों, ये हमारे डीपीएसपी थे, तो अब डीपीएसपी के संशोधन पढ़ेंगे कि डीपीएसपी में क्या क्या संशोधन हुए हैं। तो पहला संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें क्या कहा गया है, इस संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 39 की विषय वस्तु है, जो कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 39 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, यानी कि जो भी इसमें विषय वस्तु है ना, उसमें क्या थे, ए से लेकर एफ तक जो भी उसके सब पार्ट्स थे, उसमें क्या है 39A में बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर जोड़े गए। ठीक है जी, को जब बदल दिया गया, उसको क्या कर दिया, भारतीय संविधान में 3 नए डीपीएसपी जोड़े गए, 39A, 43A और अनुच्छेद 48A। फिर ये सब किसके द्वारा जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद है 44वां संविधान संशोधन 1978, यानी कि 2 साल के बाद। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 38 में धारा 2 जिसमें था आय में आर्थिक असमानताओं को कम करना, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करना, इनको जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया। उसके बाद है 86वां संविधान संशोधन 2002। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 की जो विषय वस्तु है उसको बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके डीपीएस में जो भी संशोधन हुए हैं। अब मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी कुछ नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार ओवरव्यू ले लो इसका। इसमें डिफरेंस बताए गए हैं, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट है और ये डीपीएसपी है। ठीक है, यानी कि ये नकारात्मक है क्योंकि ये राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के द्वारा लागू नहीं होते, ये आपका जो सेंटर के द्वारा लागू होते हैं, संविधान के द्वारा, संसद के द्वारा। लेकिन डीपीएसपी सकारात्मक है क्योंकि ये जो है राज्य से कुछ कार्य करने की जो अपेक्षा करते हैं, क्योंकि इनको राज्य ही लागू करता है तो राज्य से अपेक्षा करेंगे। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट है, ये जो है राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, और जो डीपीएसपी आपके सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं।
जो मौलिक अधिकार है वो न्याय संगत है, यानी कि आप न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी क्या है, गैर न्याय संगत है, इनका उल्लंघन होने पर आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते। उसके बाद यह इनमें जो मौलिक अधिकार वो है कानूनी बाध्यता, ठीक है जी, यानी कि कानून से बंधे होते हैं। और ये जो डीपीएसपी ये नैतिक और राजनीतिक बाध्यता है। उसके बाद है कि डीपीएसपी का क्या होता है, डीपीएसपी है कि व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देना, और जो डीपीएसपी है आपका सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देना, ये समूह को और एक व्यक्ति को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद जो सबसे बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संघर्ष हुआ है, ठीक है जी। तो वो कौन कौन से संघर्ष हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि एक और है आपके मौलिक अधिकारों की न्याय संगतता, और तो दूसरी ओर है डीपीएसपी को लागू करने के लिए राज्य के नैतिक दायित्व के कारण, ठीक है जी। ये जो कारण है ये दोनों के बीच जो संघर्ष हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद है चंपकम दोरे राजन बनाव, यानी कि ठीक है चंपकम दोरे राज बनाव वर्सेस मद्रास राज्य। तो ये मामला आया था 1951 में, ठीक है। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी पर मौलिक अधिकार की सर्वोच्चता स्थापित की, ठीक है जी। यानी उसने कहा कि मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता, यानी कि मौलिक अधिकार सबसे ऊपर हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है गोलका नाथ बनाव पंजाब राज्य, जो कि 1967 में आते हैं। तो गोलकनाथ बनाव पंजाब राज्य 1967 में क्या होता कि सुप्रीम कोर्ट ने जब माना था कि डीपीएसपी के कार्यान्वयन के लिए भी संसद के द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट है आपका कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इनके बीच जो संघर्ष हुआ था 1973 में, जिसमें कहा गया कि गोलकनाथ मामले के अपने फैसले को खारिज कर दिया, ठीक है जी। और यह माना गया था कि जो संसद है वो संविधान की मूल संरचना को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मिनवा मिल्स बनाओ भारत संघ, जो कि 1980 में अपना प्रस्ताव को जो दोहराया था। तो दोस्तों ये थे आपके डीपीएसपी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।